हेलो। आई एम ऑडिबल। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आप भी करना चाह रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि आरआरबी जेई के हम लेकर आए हैं आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं। रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। 2019 का शिफ्ट 1 का ये पेपर है, 28 मई को जो हुआ था। तो हमारी इस वीडियो में हम फन विद प्ले हमारा रोल है और इंट्रोडक्शन हमारा यही है कि हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारी वीडियो में, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए आप समझिए आपने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। इसी में आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ एक ही वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेज 1 आरआरबी जेई का जो एग्जाम है उसमें दो पेपर होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 है पेपर का, उसमें हम बोलते हैं मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड। 30 मार्क्स का आता है। 30 क्वेश्चंस आर देयर फॉर द एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कवर करना। और हम इस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स स्टेज 1 के हम कवर करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये जो पेपर होता है इसके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं 90 मिनट्स में। एक मार्क्स आपको मिलता है अगर आपका क्वेश्चन सही होता है। रॉन्ग क्वेश्चन के 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। जूनियर इंजीनियर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से ये पोस्ट निकली है हमारी, जो कि हमारे लिए जिसका पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो बने रहिए आप हमारे साथ। We combine learning and solved question paper in one lesson, that is Daydreamer। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, हम शुरू करने वाले हैं। हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कि डे ड्रीमर चैनल पे हम स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियोस बिल्कुल नई है, अभी शूट कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपको सिलेबस पता है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके उस सिलेबस में से किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो बोलते हैं ना कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही वक्त मिलते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को। एंड हमेशा अपने माइंड में ये रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव रहना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जो सुनते हो, आप जो देखते हो, वो आप बन जाते हो। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने बारे में अच्छा ही सोचना है और आप वही फील करने लग जाओगे। इसके साथ साथ आपको खुद की वैल्यू करनी है और खुद के टाइम की वैल्यू करनी है, तभी लोग आपकी और आपके टाइम की वैल्यू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Let me take a kind of pencil to explain you guys कि which of the following city is the longest beach in India located। तो सबसे बड़ा लॉन्ग है, सबसे लंबा जो बीच है इंडिया में, कौन सी सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए
Bangalore. Option number B, चेन्नई. ऑप्शन सी, मुंबई. ऑप्शन डी, कोची. आई डोंट नो यहाँ क्यों लिखा है. आई थिंक इट्स बैंगलोर, है ना? ये मिस प्रिंटिंग हो रखा होगा. तो इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा? In which of the following city is the longest beach in India located? आंसर जल्दी से जल्दी 20 सेकंड में आप दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. और एक और बात है, आपको इसके आंसर्स हम 20 सेकंड में ही देना बताएंगे. बहुत ही इजी तरीके से हम आपको ये सब बताएंगे. तो हम बता देना चाहते हैं कि जो है हमारा लॉन्गेस्ट बीच वो तमिलनाडु में है. इसका मतलब वो चेन्नई में है, राइट? The longest beach in India is located in Chennai, that is Tamil Nadu. It is almost 12 kilometers long, the Bay of Bengal, and it is the second longest urban beach in the world after Cox's Bazar Beach in Bangladesh. अगर आप में से किसी को नहीं पता कि बीचेस क्या होते हैं तो हम आपको बता देते हैं. बीच इज अ लैंड फ्रॉम alongside a body of water which is covered by sand, gravel or rocks. fragments जो होते हैं उससे वो कवर होता है. अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे. If a person weight 66 kg on the earth, how much is his weight on the moon? Option number A 55 kg, option number B 11 kg, option C 132 kg, option D 77 kg. तो इफ अ पर्सन वेट जो है किसी पर्सन का 66 kg है अर्थ पे, तो मून पे उसका वेट कितना होगा? इसका जो वेट होता है, जो भी हमारा वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड होता है ना? तो जो मून पे जो ग्रेविटी है, जो मून पे है वो 1/6 है जो अर्थ पे है. तो ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ. इसका मतलब कि जो हमारा वेट अर्थ पे है जो कि क्या है 66 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारा वेट आ जाएगा जो कि मून पर है. आंसर है 11 kg. तो 11 kg हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. Now next question, if P and Q together can do a job in 15 days and Q and R together can do it in 12 days and P and R together can do the same in 20 days, then in how many days will the job be completed if all the three work together? तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि पी एंड क्यू ने टुगेदर जो जॉब करी थी वो कितने करी थी? इन 15 डेज, 15 दिन में करी थी. तो पी एंड क्यू ने टुगेदर एक दिन में 1/15 वर्क किया, है ना? क्यू और आर ने एक दिन में 1/12 वर्क किया और पी और आर ने एक दिन में 1/20 वर्क किया, है ना? तो then in how many days will the job be completed if all the three work together? अब all three अगर इकट्ठे काम किए, ये तीनों इकट्ठे काम करें तो कब पूरा होगा? 1/15 प्लस, आप बताएं, 1/15 प्लस, let me just move on to this now. 1/15 plus 1/12 plus 1/20 plus 1/12 plus 1/20. यहां से इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 60. आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम क्या आ रहा है. 60 आ रहा है. 4
प्लस 5 प्लस 3, और आप सभी लोग ग्रेजुएटेड है, आपको एलसीएम निकालना इजीली आ जाएगा। आई न्यू इट कि इतना सा काम तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 60, राइट। बात ये है कि ये है ना, पर बात क्या थी कि p प्लस क्यू, अब यहाँ देखो आप, है ना, यहाँ क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस p प्लस आर, और हमें तो सिर्फ इन तीनों का काम चाहिए था, ये तो डबल डबल काम कर रहे हैं। इसका मतलब 2 ब्रैकेट p प्लस क्यू प्लस आर है, तो 2 की डिवाइड भी करनी पड़ेगी, है ना, तो डिवीजन में इंटू 2 कर दो, राइट। और 2 6 12 होता है। उसके बाद 6 से ये कैंसिल हो गया, 1/10 आया, राइट। ये किसके इक्वल है, 1/10। एक दिन में इतना काम किया, तो दिन कितने हुए, 10, है ना। दिन निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना होता है, तो हमारा आंसर आ गया 10। अब आप देखो 10 मतलब ऑप्शन नंबर सी 10 days इज द करेक्ट आंसर, राइट। Moving on to the next question, what is the distance of the principal focus F from the pole P of a spherical mirror called? तो ऑप्शन नंबर ए इज इमेज distance v, small v. Option number B is focal length f. Option number C is object distance mu, या फिर ऑप्शन नंबर D is virtual distance। तो जी हाँ, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है लेंसेज वाला, और नहीं भी पढ़ा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए इस वाले की पार्ट की भी वीडियो जरूर बनाएंगे। इसका आंसर जिसे नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोकल लेंथ। क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। और जो एसआई यूनिट होती है फोकल लेंथ की, वो होती है मीटर, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है, कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करो, एस एच जी कोमा आर आई एफ कोमा क्यू जे ई कोमा पी के डी कोमा आगे क्या आएगा, है ना। अब आप देखो एस के बाद ये आर, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस, है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है पी क्यू आर एस ये ना इस डायरेक्शन में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। पी यहाँ है, मतलब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो ओ आना चाहिए। ओ के तो यही दो ऑप्शन है, राइट। अब देखो के है, या लास्ट वाला ऑप्शन देखो क्या है, डी। तो डी से पहले क्या आएगा, डी ई एफ जी, तो ये ना अपोजिट चल रहा है। लास्ट में क्या आएगा, पहले में ओ आएगा, लास्ट में क्या आएगा, सी डी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट, है ना। ओ एल सी, ओ एल सी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ऐसे, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देती हूँ। आप देखिए कि आप एस से आर में जा रहे हैं, आर से क्यू पर जा रहे हैं, क्यू से पी पर जा रहे हैं, और फिर पी से ओ पर जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपने -1 लिया, -1 -1 एंड -1, राइट। तो अब आप देखिए एच से आप जा रहे हैं आई पर, जी से आप जा रहे हैं एफ पर, है ना। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि -1 हो रहा है हर जगह, -1। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको एक और लिख के बताऊं, तो यहाँ पर भी -1 ही हो रहा है। -1 मतलब उल्टा चल रहे हैं हम। यहाँ पे जे आएगा और यहाँ पे ई आएगा, है ना। तो ऐसे करके जब आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, उसकी जगह पे क्या आएगा, ओ एल
सी। फाइन। अब आपको ये आराम से क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। 2 का बी है, हमने बिल्कुल सही मार्क किया है। 3 का सी है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। 4th का बी है फोकल लेंथ, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड 5th का बी है ओ एल सी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो हमें बोल रहा है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल causes increased amount of carbon dioxide in atmosphere, and what is name of the harmful effect caused due to this? Option number A is pollution effect, option number B is chemical effect, option number C is greenhouse effect, and option D is carbon effect. तो ये क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन है जनरल साइंस का। मैंने आपको बताया था जनरल साइंस के जो जीएस होता है, जनरल साइंस होता है, उसके हमारे 30 क्वेश्चन थे और उन 30 क्वेश्चन में से ये एक है। तो आप ऑप्शन देखें कि ऑप्शन नंबर ए इज पॉल्यूशन इफेक्ट। क्या पॉल्यूशन इफेक्ट की वजह से होगा, केमिकल इफेक्ट, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, या कार्बन इफेक्ट? इन सब में से आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, इन सब का सॉल्यूशन भी हम ही आपको देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि burning of fossil fuel causes increased amount of carbon dioxide in atmosphere, which lead to greenhouse effect. The greenhouse effect is the process through which heat is trapped near Earth's surface by substances known as greenhouse gas. When fossil fuels are burned, they release large amount of carbon dioxide, a greenhouse gas, into the air. The greenhouse gas trap heat in our atmosphere causes global warming. The main gases responsible for the greenhouse include the carbon dioxide, methane, nitrogenous oxide and water vapor. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। Then moving on to the next question, that is question number 7 says, who among the following scored the first ever triple century in a test match? Option number A is Virender, option number B is Andy, option C is Brian Lara, and option number D is Chris Gale. तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर जो है, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे लिख दीजिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर द फर्स्ट एवर ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट मैच? दैट इज एंडी सैंडम। तो is the first batsman to score a triple century in a test match. Andy Sandham. The triple century in cricket is when a batsman scores 300 or more runs in a single inning. ओके, तो अगर किसी को नहीं पता है कि ट्रिपल सेंचुरी क्या होता है, तो एक सेंचुरी में 100 रन आते हैं, तो ट्रिपल सेंचुरी में 100, 300 या उससे ज़्यादा रन एक इनिंग में उन्होंने बनाए तो ट्रिपल सेंचुरी हो जाती है। इन्होंने, एंडी सैंड्रम ने 300 रन्स बनाए थे। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, वीरेंद्र सहवाग की, तो वीरेंद्र सहवाग इज द ओनली इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 2 ट्रिपल सेंचुरीज इन द टेस्ट क्रिकेट। बट यहाँ पे 2 की नहीं 3 की बात हुई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बट अगर हम ब्रेन लारा की बात करें, तो ब्रेन लारा इज ऑल्सो बैट्समैन टू स्कोर फॉर 100 रन इन अ सिंगल इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच। ठीक है, तो बात हुई थी 300 की, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है
ट्रिपल सेंचुरी का, उसका है एंडी सैंड्रम। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आप देखो इसमें ऑड वन आउट हम कैसे निकालें। आप देखो ये यहाँ पर है, उसके बाद ये यहाँ आया, फिर इसे इसे यहाँ पर आना था, है ना, ये यहाँ पर आना था, यहाँ नहीं आया, फिर ये यहाँ पर आया। कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा था, सी में कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन आउट, राइट। अब then moving on to the next question, that is if tan a plus b equal to 0, then option number A is tan a plus tan b equal to 0, option B is tan a equal to tan b, option C is 2 tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b equal to 1, option number D is 2 tan a plus tan b upon 1 plus tan a tan b equal to 0। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से आप हमें बता दीजिए, 20 सेकंड हम दे रहे हैं आपको। अगर किसी को इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि बोलता है कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये जो है, अगर हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी इक्वल टू हो जाएगी 0 के, और जब भी कोई वैल्यू 0 के इक्वल है इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब tan a प्लस tan b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस, क्योंकि tan a tan b इज 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और क्यों हो रहा है ये हमने आपको फॉर्मूले में बता दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ and its breadth is tripled. What is the percentage change in its area? Option number A is 50% increase, option number B is 50% decrease, option number C is 75% decrease, or option number D is 25% increase. So the length of rectangle is half and its breadth is triple. What is the percentage change in an area? तो अगर हमें परसेंटेज चेंज बनाना है, एरिया में दिखाना है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ व्हाट? इट इज रेक्टेंगल और ट्रायंगल। परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की जगह ट्रायंगल बना दिया। we need to draw a rectangle over here for this, तो परसेंटेज एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल का वो कितना होगा? तो देखिए आप, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, अगर वो जो ओल्ड एरिया है वो होता है L इंटू बी, है ना, और जो न्यू है वो है कि L/2, तो लेंथ हो गई हाफ, और जो ब्रेथ हो गई वो होगी 3v, है ना। तो आप ये वाला ऑफ कोर्स ज्यादा है, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। जैसे ही हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, आप देखिए कि 3/2, है ना, 3/2 LB माइनस LB। और रिक्वायर्ड, अगर हम परसेंटेज निकालें कि रिक्वायर्ड परसेंटेज इज न्यू माइनस ओल्ड अपॉन LB, तो दिस इज
3/2 LB minus LB divided by LB, that is equal to and into 100. For the sake of percentage we need to multiply it by 100 and आप इन दोनों के एरिया को माइनस करिए, आपका डिफरेंस क्या आएगा? LB तो कॉमन आ गया, 3/2 minus 1, LB से LB is cancelled out, 3/2 minus 1 is 3/2 minus 1 is 3/2 minus 1, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे, that is 1/2, 1/2 into 100, 1/2 into 100 हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 50, that is 50%। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 50%। अब बात हो रही है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, कितना हो रहा है ना? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 50% इंक्रीज और 50% डिक्रीज। अब आप देखो क्या हमारा जो एरिया था, जो न्यू एरिया था, वो कम हो रहा था? नहीं ना, 3/2 इज इंक्रीज, राइट? वो इंक्रीज हो रहा था, वो बढ़ रहा था, तो 50% इज द आंसर इज फॉर इंक्रीज। तो ये आंसर हमारा इंक्रीज के लिए आया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस थिंग। और हम आगे चलते हैं अपने अलग क्वेश्चन पे, तो उससे पहले हम अपने आंसर्स मिला लेते हैं दैट वी हैड chosen the right answer or not। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमने मार्क किया था। सी में हमने लिखा था बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड्रियो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन 7 का बी ही था, एंडी। क्वेश्चन 8 इज सी एंड जो कि हमारी फिगर हमें गिवन थी। ऑप्शन नंबर 9 का ए, tan a plus tan b equal to 0। If tan a plus b equal to 0, then tan a plus tan b is equal to 0। और इसमें 50% जो है हमारा 50% जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज the longest bone in the body is the femur। Femur, option number A is femur, option number B is scapula, option number C is spine और option number D is humerus। तो अगर हम बात करें कि सब लोगों को ऐसा लगता है स्पाइन इज द लॉन्गेस्ट बोन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट बोन इज ऑप्शन नंबर ए, फीमर, जिसको हम बोलते हैं बोन ऑफ थाई। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फीमर विच इज द थाई बोन विच इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन in our body। It play an important role in how you stand, how you move, and it also manage to keep your balance, that's why the longest bone in your body is femur। The next question is how precised over the in inaugural meeting of the Constituent Assembly of India। Option number A is Dr. B.R. Ambedkar. Option number B is Dr. Rajendra Prasad. Option number C is Sachindra Nanda and Sachidananda Sinha, and option number D is P. Upendra। तो आप जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन जो है वो आते हैं और उनमें से ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपसे डायरेक्टली किसी नेम के बारे में पूछेगा, डायरेक्टली आपसे कोई डेट के बारे में पूछेगा। मोस्टली नेम पूछे जाते हैं।
तो हु से स्टार्ट होता है, तो आपको जो फेमस फेमस डेट्स हैं, फेमस नेम्स हैं, फेमस क्रिकेटर हैं जिन्होंने कोई चीज करी थी, तो उसके आपको नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? That is option number C, Sachindra Sinha is the answer for this, क्योंकि ये हमारा presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India, and he was appointed as the temporary president of Constitution's Assembly, as he was the eldest member, and later Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। और अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of India was established on 6 December 1946 to frame the Constitution of India for independent India। तो इसी के साथ साथ हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो है वैलेंस सेल इन द डैश सेल ऑफ एवरी एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज मिडल, ऑप्शन सी इज पेनल्टीमेट, ऑप्शन डी इज आउटर मोस्ट। तो जिसको भी पता है वैलेंस शेल क्या है, वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल होता है, क्योंकि वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल of every element. The electron in these shells take part in bonding with other atom. It may be fully filled or half filled. For example, the atomic number of a magnesium Mg is 12, and its electronic configuration is 1s square, 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, and so here 35 is the valence shell of the magnesium atom। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आउटर मोस्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर आ जाए तो आपको ट्रायंगल इसके काउंट कर लेने हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो हमें दिख रहे हैं, और 6 है, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ना, 5 ऐसे हो गया 6। फिर आप इन दोनों को मिला लो, 7 8 9 10, 10 हो गए। फिर तीनों को मिला लो, 11 12 13 हो गए। फिर और बड़े को मिला लो, 14 और 15, है ना ये वाला। और देखो एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, फिर एक ये वाला ट्रायंगल भी हो गया, है ना, 15 हो गए। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो गया 15। दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको हैंडल कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सेज इन अ सर्टेन कोड LANDMINE landmine is written as PYRBQGRC, right? How will homemade be written in the code? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये कैसे हमने लिखा है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिखा है। तो ये हम होमवर्क में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 20 सेकंड में आप इसका, मात्र 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो तुम्हें ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुमने आज तक नहीं करी। तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप अपने गोल की तरफ आप लीजिए, हर दिन अपने स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। फिर 1 या 2 मंथ में अपने आप में आप बदलाव देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट अच्छा आने के लिए उतनी ही डिसिप्लिन से मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम बताएं कि डिसिप्लिन होता क्या है ना, तो इफ यू हैड टेकन अ डिसीजन देन रेगुलरली टेक एक्शन टुवर्ड्स योर डिसीजन with without insulting yourself, without the guilt of doing it wrong in a wrong way, but do it in a right way। कि भाई इसकी हिंदी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ
कि एक बार अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगी। तो अगर हमने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो हमें खुद की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमें रोज अपने डिसीजन को पूरा करने के लिए उसी डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए और रोज छोटे छोटे स्टेप जरूर लेने चाहिए। बोलते हैं इफ यू वांट टू गेट समथिंग दैट यू डोंट हैव देन डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर आपके लिए लेके आता रहता है बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारे साथ। हम अगली वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो थैंक यू गाइस। और जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। सो बाय बाय गाइस, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल डे ड्रीमर को।